अब हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के एक स्पेशल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं जिसको कि वेक्टर कहा जाता है ना। तो वेक्टर और स्केलर ये दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ, जैसे हम लोग फिजिक्स में कई सारे क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं जैसे कि फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, कई सारे क्वांटिटी होते हैं। तो इनको दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है ना। जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। एक तो होता है, कहा जाता है उसको स्केलर, और दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर वैसे क्वांटिटी होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा होता है वेक्टर। तो पहले हम लोग जान लेते हैं स्केलर क्या होता है ना। अ फिजिकल क्वांटिटी, a physical quantity having magnitude but no direction no, is called scalar। जैसे इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, इसका एग्जाम्पल जो है ये हो गया स्पीड, वर्क, एनर्जी, डिस्टेंस, है ना। ये सारे स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हैं। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता लेकिन मैग्नीट्यूड होता है। इनका एक एक्सेप्शन भी है, उसको हम लोग वैसे तो अलग सेक्शन में डाला जाता है, उसको टेंसर कहा जाता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम लोग उसको भी स्केलर ही कहते हैं। करंट है, आप देखेंगे करंट के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर नहीं कहते, है ना। इट हैज both direction and magnitude but it does not follow vector addition rule, so it is called scalar, है ना। चूंकि यह वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है इसलिए इसको हम लोग वेक्टर नहीं कह सकते हैं, है ना। इसको भी स्केलर में डाला जाता है। और जो दूसरा क्वांटिटी हमने बताया कि उसको कहा जाता है वेक्टर। तो अब हम लोग वेक्टर के बारे में समझते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी, physical quantity having both direction and magnitude and also can be added by vector addition rule, है ना। मतलब कि इसके लिए तीन प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। क्या क्या? एक तो डायरेक्शन होना ज़रूरी है, मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है, और वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करना ज़रूरी है। जब ये तीनों प्रॉपर्टी जिसके पास होंगे उनको वेक्टर कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, है ना,
टॉर्क हो गया, फोर्स हो गया। तो ऐसे खूब सारे क्वांटिटी हैं जिनको कि वेक्टर कहा जाता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स पे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो एक होता है, उसको कहा जाता है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको नल वेक्टर कहा जाता है। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो magnitude is called null vector और जीरो वेक्टर। ठीक है, जैसे दो वेक्टर हम लोग जोड़ते हैं, एक वेक्टर है ऐसे, ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है, मान लेते हैं फोर्स है ये 8 न्यूटन का। एक दूसरा वेक्टर है बी, इसका मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन का, है ना, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। जब इनको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी जो होगा, है ना, ये हो जाएगा ज़ीरो। तो इसमें डायरेक्शन होगा लेकिन मैग्नीट्यूड गायब हो जाएगा, इसलिए इसको ज़ीरो वेक्टर कहा जाता है। ठीक, दूसरे टाइप का वेक्टर होता है, इसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर, है ना। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड। ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। इसमें थोड़ा करेक्शन करेंगे हम लोग, जीरो नहीं होता। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक, टाइप्स ऑफ वेक्टर। जो वेक्टर है उसको कई पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, जिनमें से पहला होता है, उसको कहा जाता है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, है ना। ऐसा वेक्टर होगा जिसका कि डायरेक्शन तो होगा लेकिन मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, है ना। ऐसा एक सिंगल वेक्टर नहीं होता है, दो वेक्टर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन या प्रोडक्ट से ये नल वेक्टर आता है। ठीक है, अच्छा, जो दूसरा होता है उसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, है ना। तो कोई भी वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो कि बार बार वेक्टर में उनका यूज़ होता है ना। तो पहले हम लोग उनको जानते हैं। ये जैसे कि स्पेस में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकते हैं, है ना। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हो सकते हैं। तो हर एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर होगा तो उसको हम लोग आई कैप लिखते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग अगर कोई यूनिट वेक्टर होगा तो उसको हम लोग जे कैप लिखते हैं। और जेड डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर होगा तो उसको हम लोग के कैप लिखते हैं। ये स्पेशल वेक्टर्स हैं जिनको कि हमेशा हमें ध्यान रखना है, ये बार बार यूज में आते हैं, है ना। तो आई कैप क्या है, ये है यूनिट
vector along x direction. Similarly, Jacob is a unit vector along y direction and Jacob is unit vector along j direction. ये दो वेक्टर हो गए. अच्छा, उसके बाद किसी वेक्टर का अगर हमें निगेटिव वेक्टर फाइंड करना हो तो वो भी फाइंड कर सकते हैं. तो थर्ड होता है नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर. अगर कोई वेक्टर हमें दिया गया हो, जैसे मान लेते हैं हमें ये वेक्टर a दिया गया, ठीक, तो एक ऐसा वेक्टर लेंगे कि जिसका मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, है ना, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो उसको हम लोग -a कह सकते हैं, यानी वेक्टर a का निगेटिव वेक्टर कहा जा सकता है. ठीक है, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट हो गया और मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो कह सकते हैं अ वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड but opposite direction to the given vector, then this vector is called negative vector of the given vector. ठीक है, तो ये तीन टाइप के वेक्टर्स हो गए. अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. तो पहला जो रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको कि कहा जाता है ग्राफिकल मेथड, है ना, यह होता है ग्राफिकल मेथड. इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो कोई वेक्टर है ना, जैसे ये कोई वेक्टर है, इसमें हमने यहाँ पर एरो लगा दिया, तो ये जो एंड है इसको कहा जाता है टेल और इस एंड को कहा जाता है हेड. ठीक है, तो ये एक डायग्राम बनाया हमने, डायग्राम से समझना होता है. तो इसमें जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताता है, ये बताता है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हमेशा टेल से हेड की तरफ होता है. तो कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड, है ना. तो जितना ही बड़ा वेक्टर होगा उतना ही बड़ा मैग्नीट्यूड होगा. एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज फ्रॉम टेल टू हेड. टेल से हेड की तरफ डायरेक्शन होगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में. तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड. ठीक, एक दूसरा मेथड होता है जिसको कि कहा जाता है मैथमेटिकल मेथड. दूसरा मेथड होता है, इसको कहा जाता है मैथमेटिकल मेथड, है ना. तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया अपना ईस्ट डायरेक्शन और साथ में इसको एक्स एक्सिस भी मान लेते हैं। ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन और इसको वाई एक्सिस भी मान लेते हैं। अब एक आदमी है जो कि 50 मीटर इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, 50 मीटर इस डायरेक्शन में गया, जिसमें से हम लोग ये कह सकते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में 40 मीटर गया और ईस्ट डायरेक्शन में 30 मीटर गया है, ठीक है। तो इस वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर ये मान लिया जाए कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये 30 मीटर गया है किधर, ईस्ट डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। तो लिखेंगे 30 मीटर इंटू आई कैप, मतलब इससे ये पता चलेगा कि 30 मीटर एक्स डायरेक्शन में गया है, प्लस 40 मीटर आप देखेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन में गया इधर, तो लिखेंगे 40 जे कैप, ठीक है। तो ये एक इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना। 30 मीटर एक्स डायरेक्शन में गया तो 30 आई कैप, 40 मीटर वाई डायरेक्शन में गया तो 40 जे कैप। तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट की बात, है ना। वैसे जब फोर्स हो तो उसके लिए भी कह सकते हैं, अगर हम लोग फोर्स ऐसे लिखें, अगर ऐसा लिखा हो कि 40 आई कैप प्लस 60 जे कैप, इसका मतलब ये हुआ कि 40 न्यूटन का फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा था, है ना। 40 न्यूटन जो है ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा था और 60 न्यूटन का फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा था, है ना। इस फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाना हो तो हम ऐसे दिखाएंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 40 न्यूटन, है ना, और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था वो हो गया 60 न्यूटन। तो ये एक्स डायरेक्शन था, इसलिए हमने इसको आई कैप के साथ में जोड़ा। ये एक्स डायरेक्शन था और ये वाई डायरेक्शन था, तो एक्स डायरेक्शन में 40 न्यूटन का फोर्स लगा तो हमने लिखा 40 आई कैप, वाई डायरेक्शन में 60 न्यूटन का फोर्स लगा तो हमने लिखा 60 जे कैप, ठीक है। तो इन जनरल कोई भी वेक्टर हो तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर can be written in mathematical form as, अगर कोई वेक्टर है अपने पास a, तो इसको हम लोग लिखेंगे a x i कैप, a y j कैप और a z k कैप, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, जैसा कि यहाँ पर देखेंगे कि ये 30 मीटर क्या था और ये 40 मीटर क्या था। 30 मीटर था एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इसको कहा जाता है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन। ये 40 मीटर क्या था, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, तो कहेंगे ये है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, है ना। तो इसको ऐसे कहा जा सकता है कि जो 30 मीटर है ये था कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन और 40 मीटर क्या है, कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कंपोनेंट कहते हैं। और इसमें भी फोर्स में देखेंगे तो ये 40 न्यूटन क्या था, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट था, ये 60 न्यूटन वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट था। तो वैसे ही यहाँ पर ए जो है इसके ये कंपोनेंट है, ए एक्स ए वाई और ए जेड, ठीक है। तो कहेंगे ए एक्स इज
component of vector A along x डायरेक्शन। ठीक है, वैसे ही ए वाई और ए जेड के बारे में भी लिख सकते हैं। तो इनको फिर से हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि ए एक्स जो है, वेयर ए एक्स इज इक्वल टू component of vector A along x डायरेक्शन। ठीक है, अपना जो वेक्टर था वो वेक्टर हमने कैसे लिखा था? वेक्टर हमने ऐसे लिखा था कि A इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। इसमें से ए एक्स जो है वो इस वेक्टर का कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, वैसे ही ए वाई क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई डायरेक्शन। सिमिलरली ए जेड इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले तो हमने दो डायरेक्शन का ही देखा था। हमने जो एग्जांपल लिया था है ना डिस्प्लेसमेंट का, इसमें सिर्फ दो डायरेक्शन थे, एक्स और वाई। वैसे जेड में भी हो सकता है, तो हम लोग जेड डायरेक्शन में लिखना हो तो उसको भी ऐसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इस तरह से लिखा हो कोई वेक्टर, तो इसमें से हम लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो अगर ऐसे लिखा हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक सिंबल दिया जाता है, वेक्टर ए को मॉड लगा देंगे, है ना, और ये मैग्नीट्यूड बताता है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट। ठीक है, जो हमने यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखा था उसमें भी आप देखेंगे कि ये 30 था, ये 40 था, तो और लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट कितना था? 50। तो 50 निकालना हो तो ये कंपोनेंट है 30 और ये 40, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का रूट करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर ये वाला बताएगा, है ना। वैसे ये जो फोर्स था, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें निकालना हो तो क्या करेंगे? कंपोनेंट को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, यानी 40 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर का रूट, तो ये आएगा 100। यानी जो फोर्स है ये 100 न्यूटन का फोर्स था जिसके ये दोनों कंपोनेंट्स थे। उसी तरह से इस केस में जो वेक्टर ए की हम बात कर रहे हैं, इसमें ए एक्स ए वाई ए जेड तीन कंपोनेंट पता हो तो मैग्नीट्यूड हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस वेक्टर ए के डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए we find an unit vector along वेक्टर ए। उसको हम लोग सिंबल क्या देंगे? ए कैप। जब भी यूनिट वेक्टर होता है तो ये कैप लगाया जाता है उसके ऊपर। ये जो कैप है वो यूनिट वेक्टर का सिंबल है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, है ना। ये वेक्टर जो है इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो मैग्नीट्यूड उसका हो जाएगा 1 और सिर्फ डायरेक्शन रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपना जो वेक्टर है वो है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड जो अभी हमने कैलकुलेट किया, तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे
तो ये हो गया ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर का रूट। तो इस तरह से एक यूनिट वेक्टर निकाल करके हम लोग डायरेक्शन का पता करते हैं कि कोई वेक्टर जो है मैथमेटिकल फॉर्म में दिया है तो किस तरह से उसका डायरेक्शन पता करेंगे। तो इस तरह से हम लोग पता करेंगे। इसमें वेक्टर्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जिसको कि हमें जानना ज़रूरी है। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि व्हेन अ वेक्टर इज शिफ्टेड in space parallel to itself, then vector do not change। है ना। कहने का मतलब ये है कि अपने पास अगर कोई वेक्टर है ये a है ना, तो इसको मैं अगर यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ उसके खुद के पैरेलल तो भी वेक्टर यही रहेगा, है ना। यहाँ भी शिफ्ट कर दूँ, ठीक है। जरूर नहीं कुछ प्लेन में, प्लेन से बाहर भी अगर उसको पैरेलल लाएंगे कहीं भी तो ये वेक्टर चेंज नहीं होता, ठीक। अच्छा, दूसरा चीज़ है वो ये है कि टू vectors are said to be equal when both have equal magnitude and as well as इक्वल डायरेक्शन। जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल होंगे तभी कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर इक्वल है, ठीक। अब क्या करेंगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, टू फाइंड द एंगल बिटवीन two vectors, shift one of the vectors such that their tails coincide, then the smaller angle between the two vectors is called angle between vectors। ठीक है, जैसे अपने पास मान लेते हैं कि दो वेक्टर दे दिए गए, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है। अगर दोनों के बीच का एंगल निकालना हो, है ना, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है ये बी है, तो इनमें से किसी एक को शिफ्ट करेंगे या दोनों को भी शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। अगर मैं ऐसा करूं तो बी को इधर शिफ्ट कर दूं ऐसे उसके खुद के पैरेलल, तो जैसा कि हमने अभी पीछे सीखा कि अगर खुद के पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो अगर खुद के पैरेलल शिफ्ट कर दें, बी यहाँ आ जाए, दोनों का टेल मिल गया, तो एक एंगल ये बनेगा और एक ये बड़ा सा एंगल बन रहा है। हमें छोटा वाला एंगल लेना है, इसी को एंगल बिटवीन वेक्टर कहा जाता है, ठीक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें कहा गया कि यहाँ पर दो वेक्टर्स दिए गए हैं, बल्कि तीन ले लेते हैं। तो एक वेक्टर हो गया ये ए, दूसरा वेक्टर हो गया ये हो गया बी, और तीसरा वेक्टर हो गया सी। अगर हमें इनके बीच का एंगल निकालना हो तो पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि
ए और बी के बीच निकालना हो तो पहला काम ये करना पड़ेगा कि बी को हमें आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। तो बी को हम लोग आगे की तरफ शिफ्ट करके देखते हैं। बी को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, है ना, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग रेड वाले को भूल जाते हैं। अब ये देख सकते हैं अब क्या है कि तीनों वेक्टर का टेल एक जगह कोइंसाइड कर रहा है। तो ए और बी के बीच का एंगल निकालना हो तो ये छोटा एंगल है ना, ये हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। बी और सी के बीच का निकालना हो तो ये भी छोटा एंगल है, ये भी इनके बीच का एंगल हो गया। ए और सी के बीच का निकालना हो तो छोटा एंगल बनेगा ये वाला, है ना, ये मान लेते हैं बीटा है। तो ए और सी के बीच का एंगल ये हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उनके पहले टेल्स को मिलाएंगे। टेल्स मिल जाएंगे तब देखेंगे कि दो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। उनमें से छोटा वाला जो एंगल होगा उसको हम लोग फाइंड करेंगे, वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा, ठीक है। किसी वेक्टर को रिजोल्व करने का मतलब हुआ कि उस वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करना है ना। और इस प्रोसेस को रिजोल्व करने के प्रोसेस को रिजोल्यूशन कहा जाता है। तो रिजोल्यूशन का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि इट इज प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग a vector into two mutually perpendicular directions, जैसा कि आप देखेंगे हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में मान लेते हैं कोई आदमी है जो कि 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके एक्स एक्सिस से 53 डिग्री के एंगल पर गया है, ठीक है। अब ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कंपोनेंट पता करना है। तो कंपोनेंट पता करने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये ईस्ट डायरेक्शन हो, है ना, और ये वाला जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन है। इनको थोड़ा सा साफ लिखते हैं। ये जो है ईस्ट डायरेक्शन हो गया और ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसका कंपोनेंट निकालने का मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ईस्ट डायरेक्शन में कितना हुआ और नॉर्थ डायरेक्शन में कितना हुआ, ये कंपोनेंट हमें पता करना है, ठीक है। अगर यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या है कि जो आदमी है वो ईस्ट डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया होगा, इसको हम लोग लिख देते हैं SX। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा SY, ठीक। ये वाला डिस्टेंस भी SY होगा और ये जो SY है, जो डिस्टेंस नॉर्थ डायरेक्शन में आदमी चला होगा, इन्हीं को कंपोनेंट कहा जाता है। SX क्या है, इसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along x डायरेक्शन। उसी तरह से एक दूसरा कंपोनेंट हमने बताया SY, इसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along y डायरेक्शन, है ना। तो रिजोल्व करने का मतलब क्या है, हमें वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करना है।
अगर 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है 53 डिग्री एंगल पर, तो हमें ये बताना है कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन में कितना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसी को रिजोल्यूशन कहा जाता है। तो अगर ये जो वेक्टर था यहाँ पर, इस वेक्टर को अगर फिर से यहाँ बनाएं, एक वेक्टर ट्रायंगल बनाते हैं, तो इस वेक्टर ट्रायंगल में आप देखेंगे है ना, ये अपना 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है ये है एस वाई और ये कंपोनेंट है एस एक्स। ये एंगल हमें दिया गया है 53। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या करें कि साइन 53 डिग्री अपोजिट साइड एस वाई डिवाइडेड बाई 50 मीटर, यानी एस वाई इज इक्वल टू 50 साइन 53। उसी तरह से अगर cos 53 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा ये एडजेसेंट साइड एस एक्स डिवाइडेड बाई टोटल डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर, यानी एस एक्स जो हुआ ये हो गया 50 cos 53 डिग्री। तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना। ठीक है, अगर इनको यहाँ पर लिखेंगे तो एस एक्स का वैल्यू आएगा 50 cos 53 डिग्री, है ना। इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आज 50 इंटू cos 53 होता है 3/5। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 30। ठीक है, ये 30 हो गया। उसी तरह से अगर ये हम लोग इस एस वाई का वैल्यू निकाल 50 साइन 53, तो इस देखें कि फिक्स्ड वेक्टर के लिए बताया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए, है ना। अगर कोई भी वेक्टर हो तो रिजोल्यूशन का बहुत ही सिंपल सा मेथड है। वो मेथड ये है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन पहले हम ड्रॉ करते हैं, है ना। पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट किस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालना, कौन कौन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालना है ना। तो जैसे अगर मान लें कि एक वेक्टर है ये ए, ठीक है, अब ये वेक्टर है और ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमने लिख लिया, है ना। तो अगर ऐसे कहा जाए कि इस वेक्टर का कंपोनेंट हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक, चाहिए ऐसा, ये इधर हो गया, है ना। तो इसमें से ये जो नीचे वाला वेक्टर है उसको हम लोग से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट
इस डायरेक्शन में इतना आएगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इतना आएगा। तो ए का कंपोनेंट यहाँ पर निकालेंगे तो वो आएगा ए कॉस थीटा, और जब ये निकालेंगे परपेंडिकुलर वाला तो इसको निकालेंगे तो आएगा ए साइन थीटा। हमेशा ही ऐसे ही आएगा। आप देखेंगे कि अगर ये थीटा है तो थीटा के एडजेसेंट कंपोनेंट जो होगा वो हमेशा ए कॉस थीटा आएगा, और एडजेसेंट के अलावा जो दूसरा कंपोनेंट है जो 90 माइनस थीटा की तरफ होगा उधर हमेशा ए साइन थीटा आएगा। ये हमें या तो याद कर आना है हमेशा, ठीक है। और इसको कह सकते हैं कि ये वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ठीक है। तो कैसा कंपोनेंट हो, कोई सा भी वेक्टर हो, उसका कंपोनेंट हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दिया गया हो कि वेक्टर जो है, एक वेक्टर ऐसे दे दिया गया इधर, ठीक, और इसके दो कंपोनेंट हो सकता है कि हमें कहा जाए इधर निकालने का, ये इधर है और इधर है ना। जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन ही हो, कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसा मान लें कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है बी, और उसमें से ये वाला एंगल हमें दिया गया है थीटा, तो जो थीटा है उसके एडजेसेंट वाला कंपोनेंट जो होगा ये होगा बी कॉस थीटा और ये होगा बी साइन थीटा। ऐसा इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिएगा हमने कैलकुलेट किया है ना। थ्री देखेंगे यहाँ पर, है ना, मतलब cos 53, और जो दूसरा है एस वाई है, दूसरा आ जाएगा एस वाई, तो थीटा आना है, तो ये आया है 50 साइन 53 डिग्री। तो वैसे ही यहाँ भी देखेंगे, ये वेक्टर ए है, ये थीटा है, तो थीटा के एडजेसेंट में ए कॉस थीटा, और जो 90 माइनस थीटा के एडजेसेंट है वो है ए साइन थीटा। इस तरह से यहाँ पर अगर वेक्टर बी है तो थीटा के एडजेसेंट में बी कॉस थीटा और 90 माइनस थीटा के एडजेसेंट में बी साइन थीटा, ऐसा होगा। अगर हम परपेंडिकुलर
है ना। ये एक डायरेक्शन हो गया, और जो कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह अगर इस ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज़ करें तो आप देखेंगे कि साइन 53 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो होना चाहिए, यहाँ पर 53 डिग्री अगर एंगल ये है तो अपोजिट साइड है एस वाई और हाइपोटेनस है 50 मीटर, यानी कि वाई डायरेक्शन में इस डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट होगा वो होगा 50 साइन 53 डिग्री, ठीक। उसी तरह से अगर इस ट्रायंगल में कॉस 53 डिग्री का वैल्यू निकालें तो ये आएगा, ये अगर थीटा है तो उसका एडजेसेंट साइड है एस एक्स, तो एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस 50 मीटर, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो हो गया 50 कॉस 53 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लिया और वाई डायरेक्शन में भी कंपोनेंट निकाल लिया, ठीक है। अगर इसको हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो एस एक्स है ये आया है 50 कॉस 53, यानी कि 50 इंटू 3/5 इज इक्वल टू, ये आ गया है 30, है ना। उसी तरह से जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट है ये आया है 50 साइन 53, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो कंपोनेंट है y डायरेक्शन में इस वेक्टर का उसको लिख सकते हैं 50 साइन 53, और ये आ जाएगा, आप देखेंगे कि 4 इंटू 40 हो जाएगा। ये कैसे, तो 50 इंटू साइन 53 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5, तो ये कुल मिला करके 40 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिए, एक्स डायरेक्शन में 30 और वाई डायरेक्शन में 40, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। अगर ऐसा है कि अपने पास कोई वेक्टर दिया हो, है ना, इन जनरल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर अपने पास एक वेक्टर दिया गया हो ए, अब इसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स फाइंड करने हो, है ना, जैसे ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लिया हमने, ठीक। अब इसमें जो एंगल है ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो
वेक्टर ए है और ये जो एंगल थीटा है, थीटा के एडजेसेंट साइड में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा होगा इधर वाला एंगल, तो 90 माइनस थीटा के एडजेसेंट जो साइड होगा या कंपोनेंट होगा वो आएगा ए साइन थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 50 था, तो अगर एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें तो और एक एक्स डायरेक्शन में है ना, तो ये थीटा है, तो थीटा के एडजेसेंट वाला जो साइड है एस एक्स, ये आया है 50 कॉस 53 यानी कॉस थीटा है। उसी तरह से ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस 53, तो इधर वाला देखेंगे ये आया है 50 साइन 53 वाई डायरेक्शन वाला, यहाँ पर देखेंगे। तो उसी तरह से यहाँ कह सकते हैं कि जो थीटा है उसका एडजेसेंट कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, ये मान लेते हैं एस एक्स है। उसी तरह से 90 माइनस थीटा के एडजेसेंट वाला कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा, इसको ए वाई मान लेते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया एक जनरल वेक्टर का। ऐसे ही हो सकता है कोई वेक्टर ऐसा दिया हो जिसका कंपोनेंट हमें एक्स वाई डायरेक्शन नहीं बल्कि किसी और डायरेक्शन में निकालना हो। जैसे मान लेते हैं ये एक वेक्टर है बी, अब इसका कंपोनेंट हमें निकालने के लिए कहा गया कि इसका कंपोनेंट ऐसे निकालते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, ऐसे दिए गए हैं दो कंपोनेंट। तो अगर ये वाला एंगल थीटा हो तो थीटा के एडजेसेंट कंपोनेंट जो होगा है ना, ये कंपोनेंट आएगा बी कॉस थीटा, और 90 माइनस थीटा का एडजेसेंट जो होगा 90 माइनस थीटा के एडजेसेंट उसको लिखेंगे बी साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं हम लोग कि थीटा के एडजेसेंट जो कंपोनेंट होगा उसको बी कॉस थीटा लिखना है, मतलब कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, और 90 माइनस थीटा के एडजेसेंट जो है वो बी साइन थीटा यानी साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही एक एग्जांपल देखते हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए कि हमें एक इंक्लाइंड प्लेन दिया गया है ना, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक रखा है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है m। ठीक, अब इसके वेट का कंपोनेंट निकालना है हमें। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेट of block along inclined plane and perpendicular to it। ठीक है, और ये एंगल हमें दिया गया है थीटा। इस ब्लॉक का जो वेट है वो एक्ट करेगा किधर, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये इसका वेट हो गया। अभी वेट क्या है, ये एक फोर्स है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका कंपोनेंट हमें निकालने के लिए कहा गया पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, मतलब ये डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। हमेशा ध्यान रखना है कि जो दोनों कंपोनेंट होंगे उनके बीच में मेन वेक्टर होता है। रिजल्टेंट जो वेक्टर है दोनों कंपोनेंट के बीच में होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि इनका एंगल पता करते हैं। तो देखेंगे कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है। ठीक, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये टोटल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये थीटा हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस mg का कंपोनेंट निकालना है। तो जिधर थीटा है
उसका एडजेसेंट वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और जो 90 माइनस थीटा है ये वाला एंगल या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इसका एडजेसेंट वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा ये होगा mg sin थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंपोनेंट निकाल लिया। तो जो कोई भी वेक्टर दिया हो और उसका कंपोनेंट हमें रिजोल्व करना हो तो हमेशा तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो हमें वेक्टर पता होना चाहिए, उसका जो है एंगल थीटा पता होना चाहिए, कहाँ से जो दो डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने हैं उनसे थीटा एंगल पता होना चाहिए, और तीसरा चीज़ क्या, वो दो डायरेक्शन भी हमें पता होना चाहिए कि किस किस डायरेक्शन में रिजोल्व करना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि फाइंड कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इट, तो दो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो भी हमें बताए गए होंगे। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन रहेगा तो हम लोग किसी वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं।